राखी से 4 दिन पहले यानी कि रक्षाबंधन के 4 दिन पहले बेटी घर आती है, लेकिन तभी उस बेटी के माता पिता तो बड़े ही खुश होते हैं, लेकिन उसके भैया भाभी पूरी तरह से माथा चढ़ा लेते हैं। उसके बाद जो बेटा होता है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ देख, ये आ गई है, लेकिन मैं इसे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। इससे बोल देना कि अगर पैसा लेने के लिए यहाँ पर आई हो तो बेशक से हमें राखी बंधवाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने बेटे से और बहू से कुछ कह नहीं पाती है। बहू भी उसका साथ देती है। इधर उसका जो पति होता है यानी कि उस लड़की का जो पिता होता है वह बिस्तर में पड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बीमार है, लेकिन फिर भी जो माँ होती है वह अब मन ही मन सोचती है कि कोई बात नहीं, बाजार में जाकर किसी की दुकान पर थोड़ा बहुत सिलाई का काम करूंगी और उसके बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर माँ के साथ पहले से प्रॉब्लम थी, उसके बेटा और बहू से अच्छी तरह से नहीं रखा करते थे और उसके बावजूद भी वह जैसे तैसे अपनी बेटी को खुश रखने के लिए खुद पैसे लाकर यानी कि खुद पैसे कमाया करती है बुढ़ापे में, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत सिलाई का काम आया करता है और उन पैसों से अपनी बेटी को विदा किया करती है। तो इस रक्षाबंधन को वो यही सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद से पैसे दे दूंगी और मार्केट चली जाऊंगी। अब जब बेटी वहां पर आ जाती है तो दूसरे दिन जो माँ होती है वह मध्य प्रदेश के इंदौर में जाने लगती है और वहां पर उसी दुकान पर जाती है जिस दुकान पर वो अक्सर पहले आया करती थी पैसों की जरूरत के लिए। लेकिन वहां पर आने के बाद देखती है कि उस दुकान को तो 2 महीने पहले ही उस दुकान की मालकिन ने बंद कर दिया है। अब इसे कपड़ा सिलने की नॉलेज तो थी, लेकिन इसके पास अब कोई ऐसी दुकान नहीं होती है और इसीलिए वह इधर उधर ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते उसे एक दुकान मिलती है जिस पर भावना बुटीक का नाम लगा हुआ था और साथ में उसमें ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक का काम भी था। तो यहाँ पर बहुत बड़ी दुकान थी, तो सोचने लगती है कि यहाँ पर जब बुटीक है तो यहीं पर देख लेती हूँ। ऐसा सोचकर बुजुर्ग महिला, जिसकी हालत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी है, वह उस दुकान के अंदर जाती है। लेकिन जैसे उस दुकान में जाकर पूछती है कि भाई ऐसे ऐसे मुझे पीस रेट पर काम करना है और आज मुझे 2-4 पीस सीने हैं ताकि मेरे पैसों का इंतजाम हो सके। अब इस बात को सुनकर दुकान पर वर्कर लगी हुई थी, वह कहने लगती है कि इस बारे में आपको मैं तो नहीं बता सकती, लेकिन मैडम बता सकती हैं। अगर जो मैडम है वो कह दें तो उसके बाद आप बेशक से काम कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो कहती है कि मैडम कहाँ है, कब आएगी? तो उसके बाद वो कहती है कि अभी आती है 10-15 मिनट में, आप इतने बैठ लीजिए। उसके बाद वह बुजुर्ग महिला वहाँ पर बैठ जाती है और थोड़ी देर जब हो जाती है, 10-15 मिनट हो जाते हैं और उसके बाद जब मैडम आती है तो वह मैडम अपनी स्कूटी से आई थी और जैसे दुकान में आकर वो हेलमेट उतारती है तो यहाँ पर वो बुजुर्ग महिला उसका चेहरा देखती है और चेहरा देखते एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है बहू तू यहाँ पर कैसे? तो उसके बाद जो बहू होती है, जो मालकिन होती है उस दुकान की, वो कहने लगती है कि मैं तो यहाँ की मालकिन हूँ, लेकिन माँ जी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? इसके बाद वह कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो काम की तलाश में आई थी। अब जब तेरी बुटीक है तो तू ही बता दे मुझे, वैसे हमारी पुरानी बातें इसके बीच में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बहू होती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस टाइम पर वो उनका घर छोड़कर आई थी उस टाइम पर उनकी तूती बोला करती थी, यानी कि ये जो महिला है, बुजुर्ग महिला, ये कभी इसकी सास थी। अब उसके बाद ये उससे दूर हो गई और उस टाइम पर जब ये इससे दूर हुई थी तो इसके घर के अंदर तूती बोला करती थी। तो इसीलिए वो कहती है कि काम तो मिल जाएगा, लेकिन चलिए आप अंदर बैठिए, अंदर बात करते हैं। उसने वहाँ पर छोटा सा कैबिन बना रखा था, जिस कैबिन के अंदर वो बैठकर किसी से मीटिंग करना हो या ग्राहकों को बातचीत करना हो तो उस कैबिन के अंदर ले जाया करती और वहीं पर बात किया करती। तो उसके बाद जो महिला होती है उसका नाम आरती होता है और आरती उसे उस कैबिन के अंदर ले जाती है और कहने लगती है कि माँ जी वो काम वाम की तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आपको काम की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला होती है वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरे किए गए कर्मों का फल है, इसी वजह से मैं आज काम मांगने के लिए इधर उधर ढूंढ रही हूँ। ऐसा कहकर वो रोने लगती है, लेकिन तभी जो बहू होती है आरती, वह एकदम से उसकी आंखों के आंसू पहुँचती है और कहती है कि माँ जी कोई बात नहीं, आप बताओ तो सही क्या बात है और क्या परेशानी हो गई? तो उसके बाद जो बुजुर्ग महिला होती है वो बताती है कि बेटा जब हमने तुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया था तो उसके बाद मैं बेटे का कहा माना करती, बेटा मेरा कहा माना करता, लेकिन धीरे धीरे करके जब समय बीतता है तो पहला बेटा तो हमारा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था और जो बड़ा बेटा होता है यानी कि जो प्यारा बेटा था वो छोटा वाला था और जो बड़ा बेटा होता है वह अब धीरे धीरे माँ बाप को अपने शिकंजे में कसने लगता है, क्योंकि उनका बुढ़ापे का दिन होता है और वो लोग अभी जवानी के दहलीज पर थे।
तो इसीलिए छोटी छोटी बातों में पहले धमकाना स्टार्ट होता है और धमकाने के बाद मेरा बेटा मेरे पति तक पर हाथ उठा देता है और इस बात को सोचने की वजह से पति को भी लकवा आ जाता है। अब ये बात सब कुछ ठीक थी, मैं कहती हूँ बेटा ऐसा मत कर, वो थोड़ा बहुत मान भी लेता है और हम लोग घर के अंदर रहने लगते हैं, लेकिन हमें एक भी पैसा वो दिया नहीं करता है, ना वो ना उसकी पत्नी। इस बात से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते, लेकिन सोचते कि भाई हमारी बीमारी में इलाज ये करवा देते, खाने पीने के लिए दे देते, तो पैसों की ज़रूरत क्या है। ऐसा सोचकर हम चुपचाप घर के अंदर रहने लगते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समय ऐसा होता है कि यहाँ पर जब तेरी ननद आया करती है अपने मायके में, तो उस समय दोनों पति पत्नी उससे माथा चढ़ा लिया करते हैं और उसे विदा भेंट देने के लिए भी मुझे पैसे नहीं दिया करते हैं और ना ही खुद दिया करते हैं। कई बार बेटी जब आंखों में आंसू लेकर वहाँ से लौट जाती है कि भाई उसका तो मान सम्मान ही नहीं है, तो उसके बाद मैं इस जुम्मे को उठाती हूँ और इसीलिए यहाँ पर आकर एक दुकान में सूटों की सिलाई करके मुझे कुछ पैसे मिल जाते पीस रेट पर जब मैं सीलती हूँ, और उसके बाद उन पैसों से अपनी बेटी को ऐसे विदा कर देती हूँ। लेकिन आज वो जब मेरी बेटी आई थी रक्षाबंधन पर, तो उसके बाद फिर से बेटे ने कह दिया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और इसी वजह से मैं अब सूटों की सिलाई करने के लिए जब उस दुकान पर आई तो वो दुकान बंद थी। 2 महीने पहले उसकी मालकिन ने उसे बंद कर दिया था, तो इसीलिए घूमती घूमती तो तुम्हारी दुकान पर आ गई। और ये सारी बातें बताते हुए वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जिसकी ये बुटीक थी उसका नाम आरती होता है और आरती की शादी इनके बेटे से हुई थी और शादी के 10 दिन बाद ही इनका बेटा एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद यह तो कहती है कि मैं तो इसी के प्यार के सहारे से अपने जीवन को जी लूंगी, लेकिन जेठ जी जो होते हैं और जेठानी जी जो होते हैं उन्हें प्रॉपर्टी का लालच होता है और सोचते हैं कि भाई इसको कुछ भी नहीं है, ना कोई बच्चा है ना कोई है, तो इसे भेज देते हैं यहाँ से। ऐसा सोचकर वह अपनी सास से ये बात कहते हैं, तो सास के दिमाग में भी ये बात आ जाती है और लालच आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो ये प्रॉपर्टी वगैरह में हिस्सा मांगने लगे, एक बेटा तो मेरा जा चुका है और दूसरे की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। ऐसा सोचकर माँ जो होती है वो अपनी बहू को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है और उसके बाद वह रोते हुए अपने घर तो आ जाती है, लेकिन उस बात को आज तक नहीं भूली है। वो कहने लगती है कि ठीक है माँ जी कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं आपसे काम नहीं करवा सकती क्योंकि आप मेरी सास थी और मैं तो आज भी आपको अपनी सास ही मानती हूँ। इस बात को सुनते ही सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है कि क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की। तो उसके बाद यहाँ पर जो बहू होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है कि नहीं माँ जी मैंने शादी नहीं की। अब जो बहू की आंखों में आंसू वो देखती है तो पूछने लगती है क्यों बेटी और क्या हुआ और तुमने ये दुकान कैसे कैसे खोली है, मुझे पूरी बात बताओ। तो यहाँ पर जो बहू होती है आरती वह अपनी सास को पूरी बात बताने लगती है। कहती है कि जब आपने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया उसके बाद कई बार मैंने कोशिश की अपने परिवार वालों से कहकर, लेकिन समाज के सभी लोग यही बात कहते हैं कि भाई जब तुम्हारा पति ही इस दुनिया में नहीं रहा तो वहाँ पर तुम करोगी क्या। 10 दिन शादी को हुए थे तो यहीं पर रह लो, दूसरी शादी कर लो। मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, मेरे पति ने 10 दिन जो मुझे प्यार किया था उसी के सहारे से मैं अपने जीवन को जी लूंगी, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगी। यहाँ पर उसकी एक भाभी भी होती है और भाभी भी फिलहाल तो उसे बहुत प्यार करती है, सपोर्ट करती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है और वो वहाँ पर रहने लगती है तो अड़ोस पड़ोस की महिलाएं उसे कुछ सिखाने पढ़ाने लगती हैं और सिखाई पढ़ाई को मानते हुए यहाँ पर जो भाभी होती है एक दिन वह उसे झगड़ा कर देती है। अब जैसे ही भाभी ने झगड़ा किया था तो यहाँ पर ननद को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी भाभी उससे ऐसा कह सकती है, क्योंकि भाभी ने कहा था कि अपने पति को तो खा गई, अब क्या मेरे पति को भी खाएगी। दरअसल यहाँ पर उसके पति का यानी कि जो आरती का भाई होता है रवि, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट के कारण यहाँ पर जो अड़ोस पड़ोस की महिलाएं वो कहने लगती हैं कि तुम्हारे घर में है ना एक जो मनहूस है उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। इस बात को सुनकर भाभी भी ऐसा ही सोचने लगती है और अपनी ननद से सारी बातें कह देती है जो घर पर बैठी हुई है और कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से दीदी पहले तो अपने पति को खा गई, अब मेरे पति को खाने के चक्कर में यहाँ पर बैठी हुई हो। इस बात को सुनकर आरती पहले तो रोती है, लेकिन उसे व्यवहार के बारे में पता था और उसे विश्वास था कि उसकी भाभी खुद से तो ये बात नहीं कह सकती, और तभी वह कहती है कि भाभी मैं मान ही नहीं सकती ये बातें आपके दिमाग में आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप कैसी हो। भाभी का नाम भावना होता है।
इस बात को सुनते ही जो भाभी होती है वो कहती है कि नहीं, मेरे दिमाग में ये बातें आई हैं। तो उसके बाद वह कहती है कि नहीं, मैं मान ही नहीं सकती ये बात, और मुझे बताओ कि किसने कहा है आपसे। जब थोड़ी देर ये बहस चलती है तो उसके बाद जो भावना होती है वह भी समझ जाती है कि भाई ये इतनी जल्दी से हार मानने वाली नहीं है। तो कह देती है कि हाँ, पड़ोस की महिलाओं ने कहा था, लेकिन क्या गलत कहा था। तो इस बात को सुनकर जो आरती होती है वो कहने लगती है कि भाभी, और किसी की तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन तुम भी मुझसे ऐसा कहोगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। उनसे तुम्हें जवाब नहीं दिया गया। इस बात को सुनकर जो भाभी होती है उसका दिमाग घूमता, और उसके बाद वो कहती है कि ठीक है बहन, गलती हो गई, माफ़ कर दो। इसके बाद वो अपनी दीदी से माफ़ी मांगती है, और माफ़ी मांगने के बाद दोबारा से एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसियों के तानों का उनके दिमाग पर ऐसा फर्क पड़ता है कि वह अपने पति से कहने लगती है रवि से कि रवि ऐसा करो, इसके लिए ना दीदी के लिए कोई लड़का ढूंढो, इस तरह से कब तक अकेले अपने जीवन को व्यतीत करेगी। ऐसा कहकर वह अपने पति से उसके लिए लड़का ढूंढने के लिए कहती है, और जो लड़का रवि होता है वह भी लड़का ढूंढता है। वह मना करती रहती है, बहन मना करती है, लेकिन वो लड़का ढूंढते कहते हैं कि बहन ऐसा नहीं किया करते। अड़ोस पड़ोस के लोग भी, चाचा ताऊ भी इस बात को समझाते हैं। तो उसके बाद जो बहन होती है वो मान जाती है आरती कि ठीक है, दिखा लो। लेकिन जो पहला लड़का आता है, जब उसकी माँ पूछती है कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ था, तो यहाँ पर जब बताते कि हादसा हो गया और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। और इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो होने वाला दूल्हा होता है उसकी माँ साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि ये तो सच में उल्टा है, कुलच्छनी है, जो 10 दिन के अंदर ही अपने पति को इस दुनिया से विदा करवा दिया। अगर हमारे बेटे से शादी हुई तो हमारा बेटा भी नहीं बच पाएगा, और इससे शादी हम नहीं कर सकते। ऐसा कहकर वो मना कर चला जाते हैं, जबकि उनका खुद का बेटा डिवोर्सी था। इसके बाद यहाँ पर लड़की को बड़ा ही दुख होता है, वह फूट फूट कर रोने लगती है। और जब वह फूट फूट कर रोती है तो उसकी भाभी भावना को बहुत ज्यादा तरस आता है। वह कहने लगती है कि कोई बात नहीं, रो मत, और कोई रिश्ता आएगा, तुम्हारे भैया से कहकर मैं और रिश्ता तुम्हारे लिए ढूंढवाती हूँ। तो यहाँ पर वो चुप तो हो जाती है, लेकिन अब ये सिलसिला इसी तरह से होने लगता है क्योंकि शायद बाहर से ही लोगों ने सिक्का पढ़ा दिया करते कि इसने अपने पति को 10 दिन में ऐसे ऐसे इस दुनिया से विदा करवा दिया, जबकि उसका कोई दोष नहीं था। और इन बातों को सुनकर अंधविश्वास में जो होने वाले पति के माता पिता होते हैं वो कुछ तो दरवाजे के बाहर से ये कहकर लौट जाया करते कि आपने हमें बताया नहीं कि ऐसे ऐसे हो चुका है। तो यहाँ पर जो भाई होता है वह कैसे भी करके अंदर लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना करके चले जाते हैं। और कुछ अगर अंदर आते हैं तो वो भी यही दोष लगाकर मना कर दिया करते हैं। और कुछ लोग जो इस दोष को नहीं मानते हैं वो मोटा दहेज की चाह रखते हैं, लेकिन भाई के पास इतना पैसा नहीं था। जब ये सारी बातें चलती है तो उसके बाद जो लड़की होती है आरती, वह एकदम से मना कर देती है, कहती है कि नहीं भैया, आप बहुत हो गया, अब मैं शादी करनी ही नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, और आप अगर किसी को मेरे लिए लाए तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई भी इस बात को सुनकर उदास हो जाता है, लेकिन करे भी क्या, बहन ने फाइनल फैसला जो दे दिया था। उसके बाद वह लड़का तो देखने के लिए नहीं लाता है, लेकिन ये बात भाभी को खटकने लगती है। वह सोचती है कि अब क्या होगा, इस तरह से तो बहुत लंबी जिंदगी कैसे व्यतीत होगी। ऐसा ही सोचकर जो भाभी होती है उसकी भावना, वह कहने लगती है दीदी अगर ऐसी बात है ना तो आप ऐसा करो, आप ना कोई काम कर लो, मैं आपका कुछ काम करवा देती हूँ। आपको ब्यूटी पार्लर का काम आया करता है, सिलाई का भी आया करता है, और मुझको भी सिलाई का आया करता है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं, एक दुकान खोल लेते हैं अपने घर के अंदर ही। इस बात को सुनकर वह कहती है कि हाँ भाभी ये आइडिया अच्छा रहेगा और करके देखो। इस बात को सोचकर यहाँ पर ननद और भाभी दोनों के दोनों अपने भाई से बात करते हैं और अपने पति से बात करते हैं। और बात करने के बाद वह भी इस बात के लिए मंजूरी दे देता है, कहता है कि हाँ तुम ठीक सोच रही हो, अगर कोई सहारा रहेगा कमाई का तो उसके बाद जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी, वरना बार बार ये सारी बातों का सामना करना पड़ेगा और ये सही रहेगा। इसके बाद कुछ पैसे तो उस लड़की और भाभी के पास होते हैं और कुछ पैसे भाई लगा देता है और घर के अंदर सारा सामान धीरे धीरे वो लोग जमा करने लगते हैं। स्टार्टिंग में लगभग 15 से 20 हजार रुपए उसका भाई लगाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो पैसा इकट्ठा कर करके उस काम को करके इतना पैसा कर लेते हैं कि जिन पैसों से घर के अंदर पूरा वो पार्लर का, कॉस्मेटिक का और सिलाई का सारा के सारा सामान होता है। और घर पर एक दो लड़की और आने लगती हैं सिलाई और ब्यूटी पार्लर सीखने के लिए। जब ये बात भाई देखता है तो उसके बाद बड़ा ही खुश होता है और अपनी बहन से कहता है, बहन ये तो बहुत अच्छी बात है और अब तुम ऐसा करो एक दुकान खोल लो,
बाहर शहर में जाकर। ये पास ही में इंदौर शहर पड़ता था और उसके बाद जब वह ऐसा कहता है तो उसके बाद वह भी मान जाती है। अब यहाँ से वह उसके लिए दुकान देखता है, पैसे सारे के सारे उनके ही होते हैं और उन पैसों से वह दुकान तो खोल लेते हैं। लेकिन अब दुकान के नाम की बारी आती है तो यहाँ पर भाई पूछता है अपनी बहन से कि बहन किसका नाम रखने, कैसे रखना, आरती बुटीक कर दें। लेकिन तभी बहन मना कर देती है, कहती है कि नहीं भैया भावना बुटीक ठीक रहेगा, क्योंकि भाभी ना कहती तो ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आता और ना ही मैं आज इतनी कामयाब हो पाती। तो इसे भावना बुटीक के नाम से होना चाहिए और भाभी भी मेरे साथ में काम करेगी। ऐसा कहकर वह उस बुटीक का नाम भावना बुटीक रखवा देती है और उसके बाद वहाँ पर काम करने लगती हैं दोनों के दोनों नंद भाभी। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ ये बुटीक इतनी अच्छी चलने लगती है कि आज वही सास, जिस सास ने उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया था, वही उसकी दुकान पर काम मांगने के लिए आ जाती है और दोनों आमने सामने बैठकर ये दोनों बातें सुन लेती है। दोनों इन बातों को सुनकर अपनी अपनी आंखों में आंसू ले आए थे और उसके बाद यहाँ पर जो भावना होती है वो कहती है कि ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ और आप ऐसा करो, काम करने की जरूरत नहीं है, आप ये पैसे ले जाओ और इन्हीं पैसों को अपनी बेटी को दे देना और बता देना उसे कि तुम्हारी छोटी भाभी ने ये दिए हैं, क्योंकि बहन की कोई गलती नहीं थी। बहन तो उस टाइम पर भी भाभी से भी इसी तरह से बात किया करती थी। और इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो सास होती है वो कहने लगती, नहीं बेटा मैं बिना मेहनत के नहीं लूँगी, वैसे तो ये मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, ऊपर से तुम बिना मेहनत के मुझे पैसे भी दे रही हो। तो वो कहती है कि माँ जी कोई बात नहीं, आपने जो किया था उन बातों को मैं कब का भूल चुकी हूँ, आप ले जाओ उन पैसों को। उसके बाद जो सासू माँ होती है वो उन पैसों को ले जाती है और जाकर जब अपनी बेटी को देती है तो उसके बाद बेटी से कह देती है कि बेटी ये पैसे तुम्हारी छोटी भाभी ने भेजे हैं। वो हैरान हो जाती है और उसके बाद जब पूछती है कि कैसे कैसे माँ छोटी भाभी ने भेजे हैं, तो वह पूरी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे उसने बहुत बड़ी दुकान कर ली है और अब तो वो अच्छी तरह से रहा करती, शादी उसने अब तक भी नहीं की है। इस बात को सुनकर वह एड्रेस लेती है दुकान का और जब वह यहाँ से वापस अपने ससुराल जा रही थी तो उसी टाइम पर भावना बुटीक पर आकर अपनी छोटी भाभी आरती से मुलाकात करती है और वहाँ पर आकर उसे गले लपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। रोती हुई वह उसके सामने हाथ जोड़ती और कहती है कि भाभी अगर आप कर सको तो मेरे माँ बाप की सेवा कर दो, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। वो उस बेटे को इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो उनकी देखरेख किया करता है, लेकिन वो बहुत बुरे बुरे ताने उन्हें मारा करता है, यहाँ तक कि मुझे बिना भेंट के लिए भी माँ को पैसे नहीं दिया करता है। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बस उन्हें आप अपने पास रख लो, बहुत अच्छा रहेगा। इस बात को सुनकर जो आरती होती है वो एकदम से थोड़ी देर तक तो कुछ सोचती है और सोचने के बाद कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, देखो गांव में तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम उन्हें यहाँ पर ले आओ और यहाँ पर मैं उनका इंतजाम कर देती हूँ। ऐसा कहकर वह उसे भेज देती है और उसके बाद जो ननद होती है वह वापस लौटती है और अपने मम्मी पापा से कहती है कि मम्मी पापा आप अपना सामान पैक कर लो और इस भाई के पास रहना ही नहीं है, जो भाई इतना बुरा है। उसके बाद यहाँ पर जो बेटा होता है वह देखता रहता है और कहता है ठीक है चले जाओ, मैं भी तो देखूँ कौन तुम्हें अपने पास रख ले। तभी जो बहन होती है वो कहती है कि रख लेगी, हमारा एक छोटा भाई भी था और उसकी पत्नी भी है जो 10 दिन के प्यार के चक्कर में आज तक भी कवारी बैठी है और उसने कह दिया है कि मैं तो उसी के सारे अपने जीवन को जी लूंगी और उसने ही कहा है कि यहाँ पर ले आओ, मैं इंतजाम कर दूंगी, अब मेरे माता पिता शहर के अंदर रहेंगे। ऐसा कहकर जो बहन होती है वह अपने माता पिता को लेकर इंदौर में आ जाती है और यहाँ पर अब तक उसने उनके लिए एक अपने ही घर के अंदर, क्योंकि उसने घर अब शहर में बना लिया था और शहर वाले घर में वो रहा करती थी, कभी भाई के पास रहा करती थी, कभी शहर वाले घर में, क्योंकि भाई ने शहर में आने से मना कर दिया था और इसीलिए उन बूढ़े माता ससुर को अपने उस शहर वाले घर में शिफ्ट कर देती है और वहाँ पर वो लोग रहने लगते हैं। वहाँ पर रहकर वह रोज़ रोज़ इस बात के लिए अपने आप को कोसा करते हैं कि हमने बहुत गलत किया इस बहू के साथ और वो अब भी हमारी सेवा कर रही है। आरती सच्चे दिल से उनकी सेवा कर रही है फिलहाल के समय में और ये कहानी हमें उस बहन ने भेजी है जिसका नाम स्नेहा होता है, यानी कि जो ननद थी इसकी, उसने ये कहानी भेजी है ताकि लोगों को अकल मिल सके कि कभी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिंदगी में न जाने कब किस इंसान पर कैसा समय आ जाए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए उन्होंने ये कहानी भेजी और आपको इस कहानी को सुनकर जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में बता देना। क्या
आरती ने सही किया या आरती को ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके साथ, जो भी कुछ आपको कहना अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।